बिल्कुल बिल्कुल मैम। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका दीन ईमान क्या है। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी तकलीफ क्या है। मैं राजनीति करने की आरोपी हूँ। मुझ पर राजनीति करने का पहला आरोप तब लगा जब मैं चुनाव हारने के बाद मैंने कहा कि मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकती और पूरी हिम्मत से मैं अगले दिन अपने क्षेत्र में घूम रही थी। एक जगह से कहीं रोने की आवाज आई, वो मैं उस घर के अंदर गई, मैंने पूछा किसकी मौत हुई है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो एक शिक्षक थे 4th ग्रेड के टीचर, उनकी आपके चुनाव के दौरान जो ड्यूटी लगी थी सीतामढ़ी शहर में, वहाँ पे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुझे वो घर जाना पहचाना लगा, मैं वहाँ वोट मांगने के लिए गई थी। मैं उस घर के अंदर गई, एक महिला जो बेवा हो चुकी थी, 35 साल की होगी, उसके 4-5 बच्चे, घर से अंदर से जो रोशनी छेद होने की वजह से, झोपड़ा था और छेद होने की वजह से रोशनी अंदर छन के आ रही थी। ऐसा जज्जड़ हालात था उस झोपड़ी का, आप समझ सकते हो। मुझे पता चला कि इनकी ड्यूटी इलेक्शन में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हुई है, तो मैंने कहा इनको तो मुआवजा मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैडम मुआवजा का पेपर तो वीडियो ने फाड़ के फेंक दिया कि 1st ग्रेड वाले का तो मुआवजा का पता नहीं होता, तुम 4th ग्रेड 7,000 कमाने वालों के लिए मुआवजा मांगने आए हो। मैंने कहा वो पेपर कुछ है आपके पास? मैंने वो पेपर देखा, उन्होंने बाकायदा साइन किया था, ज्वाइन किया था ड्यूटी। उसके 10 मिनट बाद, ज्वाइन करने के 10 मिनट के बाद उनको पेन होता है, हार्ट अटैक से मौत होती है। मैं अगले दिन उस घर के सामने आती हूँ, 2 लोगों को बिठाती हूँ और मैं वहाँ से चल के 180 किलोमीटर दूर पटना जाती हूँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। और वहाँ जाकर के मैं कहती हूँ कि ऐसे ऐसे ये व्यक्ति, मंजूर आलम इनका नाम था, इन्होंने इलेक्शन ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद इनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, इनका मुआवजा बनता है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि मुआवजा तो बनता है, पर आप क्या यहाँ राजनीति करने आई हैं? मैंने कहा 100% राजनीति करने आई हूँ मैं, कोई संशय नहीं रखिएगा कि मैं राजनीति करने नहीं आई हूँ। मैं शुद्ध और विशुद्ध रूप से राजनीति करने आई हूँ। अगर एक जिसके पिता की मौत हो गई हो और 4 छोटे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग माता पिता हो और एक जवान बेवा हो, उसको अगर मैं 15 लाख दिलवा पाऊँ और उसका घर चल सके, अगर ये राजनीति है तो मुझे गर्व है कि मैं राजनीति कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपको रखने की जरूरत नहीं है कि मैं राजनीति, मैंने कहा शुद्ध रूप से राजनीति करने आई हूँ। दूसरा, और आप यकीन मानिए वो इलेक्शन कमीशन का सबसे सीनियर मोस्ट बैठा हुआ आदमी, वो हिल गया मेरी बातों से और उन्होंने फॉलो अप कर करके 15 लाख रुपए दिलवाए। और उसके अलावा भी और जो होती थी वो सारे पैसे मिलाकर तकरीबन 20-25 लाख उस परिवार को हम दिला पाने में सफल हुए। दूसरा, हमने बिहार पहुंचे तो हमें ये लगा कि बहुत ऐसे प्रतिभावान बच्चे पैसे के अभाव में वो यूपीएससी, बीपीएससी या और अलग स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकाल पाते हैं। इनको अगर फ्री में पढ़ाया जाए, आर्थिक रूप का बोझ इस पे ना पड़े, तो ये बच्चे तो चमत्कार कर सकते हैं। मेरे पति जो IAS अलाइड से थे, उनकी नौकरी मैंने छुड़वा दी और मैंने कहा यहाँ गरीब बच्चे जो हैं यही पटना के गंगा घाट पे पढ़ेंगे और आप इनको पढ़ाओगे। और वो पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ और जब बीपीएससी की रिजल्ट आई तो 17 बच्चे ने वहां से गंगा घाट से बीपीएससी क्वालिफाई। क्या बात है, क्या बात है। कई लोगों ने कहा रितु जायसवाल राजनीति कर रही है, मैंने कहा डाउट कहाँ है, डाउट कहाँ है, मैं राजनीति कर रही हूँ। मैंने एक घाट लिया है, मैं यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रही हूँ। दूसरा घाट भी खाली है, बोलो भाजपा का नेता आकर के मेडिकल की तैयारी करा दे। तीसरा घाट भी खाली है, बोलो IIT की तैयारी कराए। इतने घाट है, सारे लोगों को बोलो ना जो राजनीति कर रहे हो ये राजनीति कर ले। और अगर गरीब बच्चों को आप पढ़ा करके आर्थिक बोझ उस पर ना करे और पढ़े और उसको अगर आप नौकरी निकाल पाते हो, निकलवा पाते हो, ये राजनीति है। तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं राजनीति हूँ, राजनीति कर रही हूँ। और अगर ये राजनीति की मैं आरोपी हूँ तो मैं ये आरोप मुझे स्वीकार है और इसकी जो सजा होगी वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ।
मैंने दिल्ली की जिंदगी, मेरे पति सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कमिश्नर एज ए डिपार्टमेंट